आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरत अंगेज़ के नाज़रीन और सामीन को अब्दुर्रहमान का सलाम पेश है। नाज़रीन, एक ऐसी शख्सियत जिसका शुमार इंसानी तारीख की सबसे ज़्यादा मुतनाज़ शख्सियत में किया जाता है। उससे नफ़रत करने वालों की तादाद उसे चाहने वालों से कहीं ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो तारीख का एक ऐसा बाब है जिससे नज़रें चुराई जा सकती है, ना उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। उसे दुनिया हिटलर के नाम से जानती है। नाज़रीन, आज का मौजू भी एडोल्फ हिटलर ही है और मौजू की जानिब बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को जर्मनी की सरहद के करीब ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। इसका बाप एल्वियस हिटलर पेशा के लिहाज से मोची था। बचपन ही से हिटलर अपने वालिद और वालिदा की मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम रहा। जब उसकी उम्र 13 साल को थी तो बाप का इंतकाल हो गया और इसके 2 साल बाद भी मां का इंतकाल हो गया। 18 बरस की उम्र में हिटलर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना रवाना हो गया। वो छोटे से गांव से चलकर एक बड़े शहर में बेजारो मददगार हालत में पहुंचा था। उसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो आर्टिस्ट या नक्शानवीस बने, लेकिन इसके वालिद और असातिज़ा की ये ख्वाहिश थी कि वो फ़न तामीर की तालीम और तरबियत हासिल करे। अफलास ने ना सिर्फ उसे बल्कि पूरे घराने को बुरी तरह घेर रखा था। मजबूरन वो फ़न तामीर की तालीम और तरबियत हासिल करने की बजाय कभी कुली का काम करता तो कभी इमारती ठेकेदार के मातहत मजदूरी करने लगता। जिस्मानी मेहनत और मुशक्क़त से फुर्सत मिलने पर हिटलर पोस्ट कार्ड साइज़ के गत्ते के टुकड़ों पर नक्शनगारी करने लगा और उन्हें फ़रोख्त करके अपनी आमदनी में इजाफा करने की कोशिश करता था। इसने कमर्शियल आर्टिस्ट के तौर पर एक छोटी सी दुकान भी खोल ली थी। नाज़रीन, 1913 में हिटलर जर्मनी चला गया। जब पहली आलमी जंग का आगाज हुआ तो वो जर्मनी की फौज में सिपाही भर्ती हो गया। जंग में जर्मनी की शिकस्त हिटलर के हैली कलम का इन्हदाम साबित हुई। उसके अपने कौल के मुताबिक वो अपनी मां की मौत के बाद पहली बार इस मौका पर दाड़े मार मार कर रोया था। हिटलर ने तमाम राइजुल वक्त सियासी फलसफों का मुशाहिदा और तज्जिया करके अपना नस्बुल ऐन ये बना लिया कि जर्मन नस्ल को जमहूरियत, इश्तराकियत और यहूदियत की बलाओं से निजात दिलाई जाए। 1919 में हिटलर ने गॉटफ्राइड फीडर का इक्तिसादियात के मुतालिक एक लेक्चर सुना। फीडर का यह नज़रिया इक्तिसादियात ये था, दौलत की 2 किस्में हैं। पहली किस्म सूदी सरमायादारी है जिसके नुमाइंदे यहूदी हैं जो जर्मन मजदूरों का खून चूस चूस कर मोटे हो रहे हैं। सूदी सरमायादार अपनी बैनुल-अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ देने की खातिर जर्मनी का कौमी मफाद कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते। दौलत की दूसरी किस्म वो है जो मेहनत, मुशक्क़त और किफ़ायत शहरी से फराहम की जाती है। यहूदी सूदखोर सरमायादार चालाकी ये करते हैं कि मजदूरों का खून चूसते हैं और फिर उनके इंतकाम से बचने की खातिर जर्मन मजदूरों को जर्मनी के मुहिब्बे वतन दौलतमंदों से लड़ा देते हैं। नाज़रीन, फीडर की जर्मन वर्कर पार्टी एक छोटी सी जमात थी। जल्द ही हिटलर बहुत से गैर मुतमिन जर्मन फौजियों को भी इस पार्टी का रुकन बनाने में कामयाब हो गया। हिटलर पूरी शिद्दत से इश्तराकियों, जमहूरियत के अलमबरदारों और यहूदियों के खिलाफ जहर उगलता था। जब वो तकरीर करता तो एक बड़ा हजूम उसकी बातें सुनने के लिए जमा हो जाता। हिटलर की दीगर सलाहियतों के अलावा उसकी कामयाबी का एक अहम राज ये था कि उसका इत्तराब और जोश इंतकाम लाखों जर्मनों की दिली कैफियत का तर्जुमा था। 1920 में जर्मन वर्कर पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया गया। इसको नाजी के नाम से भी जाना जाता है। 1921 में हिटलर पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हुआ। 1930 के इंतखाबात में नाजी पार्टी जर्मन की बड़ी सियासी पार्टी बन गई। 1932 के इंतखाबात में हिटलर की नाजी पार्टी को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई। इसी तरह 1933 में हिटलर को जर्मनी का आईनी वज़ीर आज़म चुन लिया गया। थोड़े ही अरसे में हिटलर ने जमहूरी रियासत का ढांचा तोड़कर एक डिक्टेटर बन गया और अपने सियासी दुश्मनों को चुन चुन कर मौत के घाटे उतारने लगा। उसने कौमी तंजीमें नौ और अस्करी तरबियत का प्रोग्राम शुरू किया और 6 साल के अंदर जर्मनी की फौजी कुव्वत को दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों की मुत्तहिदा अस्करी ताकत के हम पल्ला कर दिया। सारी दुनिया हिटलर से लर्जा बरामदम थी। इसने खून का एक कतरा बहाए बगैर ऑस्ट्रिया का इल्हाक जर्मनी से कर लिया। हिटलर ने जब देखा कि बरतानिया और फ्रांस जर्मनी को मुहासरे में लेने के लिए रूस के साथ साजबाज कर रहे हैं, तो हिटलर ने पहल करके खुद रूस के साथ पोलैंड का बंटवारा कर लिया। 28 सितंबर 1939 तक पोलैंड का दारुल हुकूमत वारसा हिटलर के ज़ेरे निगरानी आ चुका था। 1940 में नॉर्वे, हॉलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग और फ्रांस की सल्तनतें हिटलर के मती हो चुकी थीं। इसी साल हिटलर ने हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, बल्गारिया और यूनान की फतह से फारग होकर रूस पर हमला कर दिया। नाज़रीन, हिटलर की फौजों की रफ्तार इतनी तेज थी कि शिमाल में लीनिनग्राड, वस्त में मॉस्को
اور جنوب میں یوکرین اور کریمیا کے بعد کوکاف تک جرمن فوجیں جا پہنچیں۔ تاہم وہاں کا انتہائی سرد موسم جرمن فوج کو راس نہ آیا اور اسے بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ 1943 میں روس نے جوابی حملے شروع کیے اور دوسری جانب 1944 میں امریکہ اور برطانیہ کی افواج مغرب سے مقبوضہ فرانس پر حملہ آور ہوئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جرمن افواج کو شکست ہوئی۔ ہٹلر کو جب اپنی شکست یقینی نظر آنے لگی تو اس نے عزت کی موت کو ذلت کی موت پر ترجیح دی۔ اس نے پہلے اپنی محبوبہ ایوا براؤن سے شادی کی اور 30 اپریل 1945 کو دونوں نے خودکشی کر لی۔ وصیت کے مطابق ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ ناظرین، ہٹلر پر 1,70,00,000 افراد کے قتل عام کا بھی الزام لگایا جاتا ہے، جن میں مبینہ طور پر 60 لاکھ یہودی بھی شامل تھے۔ یہودی آج بھی نازیوں کے ہاتھوں ان مبینہ قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تاہم بعض محققین ہولوکاسٹ اور یہودیوں کے قتل عام کے اعداد و شمار کو مبالغہ آمیز بھی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال حقائق کچھ بھی ہوں، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر ہٹلر کی فوجی طاقت سے ٹکرا کر برطانیہ عظمیٰ کی عسکری قوت تار نہ ہوتی تو شاید دنیا سے نوآبادیاتی دور کا اتنی جلدی خاتمہ نہ ہوتا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔